हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास ट्वेल्थ के प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स का जो है वो जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है सबको लेकर आ चुके हैं। वैसे हम आज की इस वीडियो में आपको तकरीबन जो है वो 150 प्लस 150 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। और इससे पहले हम आपको एक और टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो दे चुके हैं। बस ये दो वीडियो को आपको पूरा पूरी एकदम रट के जाना है। और हमारा जो योद्धा गैस पेपर है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये योद्धा गैस पेपर में हम आपको ऑल सब्जेक्ट का 5-5 सेट दिए हैं। कितना में? तो सिर्फ 99 में। तो बस इसमें जितना एमसीक्यू है इसको पढ़ लीजिएगा। मतलब एमसीक्यू आपको लाना है कितना? तो 25 में से कहीं 25 लाना है। तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? तो सबसे पहले हमारा एक ये वाला वीडियो, ठीक है। वैसे ये वाला वीडियो हमारा सिर्फ इंग्लिश में होगा, हिंदी वाले को भी थोड़ा सा समझा देंगे। बाकी हमारा सारा वीडियो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को थोड़ा सा एडजस्ट करना है हिंदी वाले, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि आपको पढ़ना है मेरा एक ये वाला वीडियो जो अभी दे रहे हैं, एक हमारा और जो 100 क्वेश्चन का वीडियो दिए हैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का, वो पढ़ना है। दो वीडियो हो गया। और आपको हमारा पांचों सेट में जो 25-25 है, यानी 25-25 मतलब कितना हो गया आपका 125 है ना, मतलब 100 क्वेश्चन उसमें मानिए। तो 100 क्वेश्चन हमारा सेट वाला मानिए, और अभी वाला ये 150 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन और, यानी कि टोटल आपको करके जाना है 350 क्वेश्चन। और आराम से लाना है कितना? 25 में 25, एक भी बाहर इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो देखिए कम से कम 300 क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा ना। हम ये नहीं बोलेंगे बाबू कि हम 2500 को बताएंगे 2500 आ जाएगा, वैसा कोई नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, 300 तो पढ़ के जाइए, एकदम हूबहू ऑप्शन के साथ मैच करेगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारा आपको क्या करना है तो पहले सुन लीजिए थोड़ा सा। हमारा सबसे पहले आपको 5 सेट पढ़ना है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। सबसे पहली बात कि जो हमारा जो क्रैश कोर्स किए हैं उसको तो टेंशन नहीं लेना है, उसका 90 प्लस फिक्स है, पूरा पूरी नोट्स कहीं वो पढ़ लेते हैं तो। लेकिन जो क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किए थे तो उसको सबसे पहले हमारा 5 सेट पढ़ना है गैस पेपर वाला, ठीक है। जो योद्धा गैस पेपर है सिर्फ 99 में मिलेगा हमारे टारगेट टॉपर 95 ऐप पर, ठीक है। कैसे खरीदे सर? तो टारगेट टॉपर 95 ऐप को सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है ना, प्ले स्टोर से। फिर न्यू यूज़र पर क्लिक करके रजिस्टर करना है। न्यू यूज़र पर क्लिक करके रजिस्टर करने के बाद ऑल कोर्स में जाइएगा। तो ऑल कोर्स में आपको मिल जाएगा कोर्स पूरा। बोल कोर्स अभी खरीदने का टाइम नहीं है, तो आपको जाना है मॉडल पेपर के सेक्शन में। मॉडल पेपर के सेक्शन में आपको मिलेगा योद्धा गैस पेपर, ठीक है। मॉडल पेपर के सेक्शन में क्या मिलेगा? योद्धा गैस पेपर। वहाँ से 99 पे करना है योद्धा गैस पेपर को, और सारा और सब्जेक्ट का आपको 5-5 सेट मिल जाएगा, ठीक है। अब जिसको नहीं खरीदना तो यूट्यूब से आराम से पढ़िए, जिसको नहीं खरीदना है तो, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें इतना करने के बाद आपका आराम से जो है फिजिक्स में 90 प्लस, फिजिक्स में नहीं केमिस्ट्री में भी 90 प्लस आ जाएगा। बाकी का टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है। हाँ, थोड़ा सा बायोलॉजी पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसमें से रिपीट क्वेश्चन बहुत कम होता है, ठीक है। थोड़ा सा उसमें ज़्यादा ध्यान देना आपको, ठीक है। चलिए तो हम लोग आते हैं सीधा क्वेश्चन पे। देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग के सामने पहला क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, है ना। यानी कि जो फ्री स्पेस यानी निर्वात में जो इकाई होता है किसका? परमिटिविटी का, वो क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा पहला का। इसका पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक है, दोनों ग्रुप में जुड़ जाना है। वहाँ पे हम इसका अभी पीडीएफ भेज दे रहे हैं, और बाकी वीडियो जितना भी अपलोड करते हैं सबका पीडीएफ वहाँ पे अपलोड है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट पी प्लेस्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, तो कहता है इस गिवन बाय। देखिए क्या बोलता है कि टॉर्क लग रहा है, मतलब बल आघूर्ण लग रहा है, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल पे, ठीक है, जिसका मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना है सर? पी है, और वो रखा गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में। तो कहता है कि वो क्या होगा उसका फॉर्मूला? तो होगा पी क्रॉस ई। टॉर्क बराबर क्या होता है? पी क्रॉस ई। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इफ द एयर बिटवीन टू प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट आपका कंडेंसर इज डिस्प्लेस्ड बाय अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव, ये क्या बोलता है? रिलेटिव परमिटिविटी के, कहता है इट्स कैपेसिटी। इस वजह से सारा क्वेश्चन करा चुके हैं, लेकिन फिर भी एकदम रट लेना है ना। चलिए, जो अभी नए नए बच्चे हैं जो हमारा सिर्फ यूट्यूब पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है कि दो को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। कहता है कि बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग के डालते हैं तो क्या होगा? तो इसका कैपेसिटी जो होगा वो के टाइम्स इंक्रीज करेगा। क्या करेगा सर? के टाइम्स इंक्रीज करेगा, हमेशा ध्यान देना, इंक्रीज के टाइम्स। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है एज अ टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो हमेशा ध्यान देना कि टेम्परेचर कहीं बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा कंडक्टर का। कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किर्चॉफ्स पॉइंट रूल इज द डायरेक्शन कंजुगेंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि जो किर्चॉफ्स का पॉइंट रूल है, यानी कि बिंदु नियम, यानी किर्चॉफ्स का पहला नियम जो है वो किस कंजर्वेशन ऑफ लॉ पर बेस होता है, यानी किसके संरक्षण के नियम पर आधारित होता है? तो फर्स्ट जो नियम होता है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। किर्चॉफ्स कहीं पे कहीं सेकेंड रूल बोलता है, जिसको हम लोग लूप रूल भी बोलते हैं ना।
तो कंजर्वेशन जो लूप रूल होता है वो आपका किस पर बेस्ड होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला बोलता है लॉरेंज फोर्स इज गिवन बाय, लॉरेंज फोर्स आपका क्या है, तो आपका क्यू इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी, ठीक है। हाँ, इसी को बदल के कैसे लिख सकता है, लिख सकता है क्यू ई प्लस, है ना, क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी, इस तरह से आपका पूछ सकता है, ठीक है। चलिए, तो दोनों आपको क्या रखना है, याद रखना है। अगला बोलता है हेनरी इज अ यूनिट ऑफ, तो हमेशा ध्यान देना सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का यूनिट होता है आपका हेनरी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा, है ना। तो ध्यान देना, इसका कॉन्सेप्ट आपको हम बताए हैं कि पहला नंबर में होता है गर्लफ्रेंड मैंने गामा रे, एक्स रे, गर्लफ्रेंड एक्स, उसकी भी आई मगर रुकी नहीं, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है। तो सबसे ये है पहला नंबर में, दूसरा नंबर में, तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, ये पाँचवा नंबर, ये छठा नंबर और ये सातवां नंबर। तो जिसका जो सबसे बड़ा नंबर में है उसका ज़्यादा होगा क्या चीज़, वेवलेंथ। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में आता है आपका रेडियो वेव, लेकिन इसमें से रेडियो वेव नहीं है। फिर उससे ऊपर आता है आपका माइक्रोवेव, छठा नंबर पे, तो माइक्रोवेव है, तो सबसे बड़ा लेंथ यहाँ पे किसका होगा, माइक्रोवेव का। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, सही है ना। पूरा पूरी कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाले हैं, ऐसा नहीं कि खाली आए और आंसर एकदम फूक के चला जाए, है ना। अगला बोलता है व्हेन अ लेंस इज इम्बर्ड इन अ वाटर इम्बर्ड नहीं है, इमर्ज, क्या बोलता है, इमर्ज्ड है इन वाटर, कहता है इट्स फोकल लेंथ, कहता है कि कोई लेंस है, ठीक है, उसको हम लोग पानी में डुबा देते हैं तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा, यानी कि फोकस दूरी उसका क्या हो जाएगा, तो वो इंक्रीज करेगा, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है, यानी कि बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना एक्सप्लेन द लाइट डज नॉट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या चीज़ बताता है, तो ये बताता है आप लोगों का डिफ्रैक्शन, है ना। डिफ्रैक्शन बताता है कि जो आपका लाइट है वो सीधा लाइन में ट्रेवल नहीं करता, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज नॉर्मल एडजस्टमेंट इज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलता है कि जो यहाँ पे टेलीस्कोप आप लोगों का होता है, ठीक है, उसका नॉर्मल एडजस्टमेंट जो होता है उसका मैग्निफिकेशन हम लोग को कैसे मिलता है, तो जब हम लोग ऑप्टिकल का फोकल लेंथ और आई पीस का फोकल लेंथ को भागा देते हैं तब निकलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना एस्टेब्लिश द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट कौन बताता है, तो हमेशा ध्यान देना ये बताता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये बताता है कि लाइट में पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है। और वेव नेचर कौन बताता है, तो पोलराइजेशन, ठीक है। तो दोनों याद रखना एकदम आप लोगों को। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड में कौन जो होगा वो डिफ्लेक्ट होगा। तो हमेशा ध्यान देना कि अल्फा और बीटा रे ये दोनों डिफ्लेक्ट होगा, लेकिन गामा डिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर पर डिपेंड, ये नहीं ध्यान देना कि क्वेश्चन नंबर कौन है 10 11 12, आपको क्वेश्चन पे डिपेंड कर ये ध्यान देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हेन बोरॉन इज एडेड इन प्योरिटी इन सिलिकॉन, कहता है कि सिलिकॉन में हम लोग कहीं बोरॉन मिलाते हैं तो कहता है यहाँ पे कि जो रिजल्टिंग मटेरियल होगा वो क्या होगा, यानी कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, आपको पता है ना। बोरॉन बना कि बैंगन, है ना, बैंगन, गाजर, आलू, है ना, ये सब होता है। और ये सब चीज़ें जो होता है वो आपका खाने वाला चीज़ है, और खाने वाला चीज़ पॉजिटिव चीज़ होता है, तो इससे बनेगा आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, आराम से देखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ यूनिट वोल्ट पर मीटर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा यूनिट कोई जानते होंगे तो कमेंट में बताना। ये देखिए 3 4 बार पूछा गया PYQ में। इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, विद्युत क्षेत्र ई है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव भी है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, तो इन दोनों में रिलेशन होता है ई बराबर माइनस dV/dr होता है, ठीक है, माइनस dV/dr। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है इफ़ दी रेजिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, है ना, वही बोलता है, नहीं डिस्टेंस हो गया यहाँ पे यार, डी यहाँ पे थोड़ा सा कट गया। इफ़ दी डिस्टेंस, है ना, देखो यहाँ पे डी रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल इट्स कैपेसिटी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। क्या बोलता है, दो गो पैरेलल प्लेट है, कैपेसिटर है, ठीक है, इसके बीच का ये डिस्टेंस को हम लोग 2 गुना कर दे रहे हैं, तो कहता है इसका कैपेसिटी क्या होगा। तो आपको पता होगा फॉर्मूला, जो इसका कैपेसिटी आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, वो आता है E/0/d, है ना। थोड़ा सा आप लोगों को फिजिक्स में दिमाग लगाना है, E/0/d होता है। यहाँ बोल रहा है कि डिस्टेंस को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
कि डिस्टेंस को हम लोग डबल कर दे रहे हैं, डिस्टेंस को हम लोग डबल कर दे रहे हैं, तो कैपेसिटी क्या होगा? तो देखो दोनों में उल्टा रिलेशन है, तो डिस्टेंस को कहीं 2 गुना करेंगे तो ये कैपेसिटी इसका 2 गुना घट ना जाएगा, 2 गुना इसको बढ़ाएंगे तो ये 2 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। ठीक है, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं। ठीक है, और पूरे यूट्यूब पर आपको इतना अच्छा फिजिक्स और केमिस्ट्री कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ मानते हैं वैसे अभी हो सकता है ये वीडियो जब तक आएगा तब तक आपका मैथ का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया होगा, है ना। तो मैथ का हम वीडियो आपका अपलोड ही नहीं किए, तो आपको ज़्यादातर सेट पर फोकस करना है, जो हम 5 दिए सो, और बोले हैं कि 5 साल का तुम बस PYQ करके जाना। इतना कहीं 10 को करके जाते तो इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा सर, है ना। तो ये सब चीज़ें जो इतना करके गए होंगे अभी वो एकदम गर्दा उड़ा देंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला है ना, कहता है इफ़ द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटीज। कहता है कि कंडक्टर का कहीं हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका कंडक्टिविटी क्या होगा? तो इसका कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज करता है। ठीक है, क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? डिक्रीज, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले बात है कि इंक्रीज लिखा है, डिक्रीज लिखा है, और यहाँ इंक्रीज लिनियरली और डिक्रीज लिनियरली, यानी कि लगातार घटेगा, ऐसा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग इस तरह से सही मारेंगे। कहीं यहाँ पे ये वाला नहीं रहता लिनियरली, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही मारते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? कहता है कि इफ़ द लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज। देखो वैसे पोटेंशियोमीटर वाला जल्दी आता नहीं है क्वेश्चन, और गैल्वेनोमीटर वाला, लेकिन पढ़ के जाना थोड़ा सा, है ना। कहता है इफ द लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज इंक्रीज, तो कहते हैं तो इसका जो बैलेंस पॉइंट विल बी ऑब्टेन एट। तो कहाँ पे बैलेंस पॉइंट इसका प्राप्त होगा? तो लार्ज लेंथ पर, लंबी दूरी पर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही होगा। अगला बोलता है इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज इंक्रीज। तो कहता है इसका सेंसिटिविटी क्या होगा, है ना। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा है तो इसका सेंसिटिविटी क्या होगा? तो वो भी आपका इंक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट वोल्टेज इन AC सर्किट कंटेन कैपेसिटेंस ओनली। देखो बहुत इजी है, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको समझना है। क्या बोलता है? कैपेसिटेंस ओनली, यानी कि C सर्किट में, है ना। C सर्किट में यहाँ पे बोल रहा है कि C सर्किट है AC सर्किट में, तो इसका फेज डिफरेंस क्या होगा? तो इसका फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री। अब लोगों को हम लिखा है कि L सर्किट का फेज डिफरेंस C सर्किट का, है ना, R सर्किट का, और फिर एक बार और लिखा है LCR सर्किट का, है ना। तो सारा हम अपने नोट्स में आपको हम लिखा चुके हैं। वो भी मात्र हमारा जो क्रैश कोर्स किए हैं, कितना में 199 में जो ज्वाइन किए थे ना, मात्र कितना दिन चला था? मात्र चला था 70 दिन, और 70 दिन में जितना बताएं उससे एक भी बाहर नहीं आएगा आपका। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, जो अभी यूट्यूब पर आए हैं उसके लिए तो आपका भाई फिर से आ चुका है ना, तो टेंशन नहीं लेना किसी को। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। सबसे छोटा वेवलेंथ किसका होगा? तो आपका गामा रहेगा। और भैया कैसे? तो सबसे पहले आता है गर्लफ्रेंड एक्स, तो पहले नंबर पे आ गया ना, तो इसका लेंथ सबसे कम, यानी के मीटर है। एक तरह से समझने के लिए ट्रिक के देखा जाए तो ये होगा आपका गामा रे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे क्या बोलता है? कहता है इन व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस बाय डिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। कहता है एक प्रिज्म है, इससे सफ़ेद प्रकाश किरण को गुजारते हैं। तो कहता है कि यहाँ पे द रे डैट इज डेविएटेड लिस्ट इज। तो कहता है कि कौन सा रे सबसे कम यहाँ पे डेविएट होगा, यानी कि सबसे कम कौन मुड़ेगा? तो रेड का वेवलेंथ ज़्यादा होता है ना, तो ये सबसे कम मुड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का क्या होगा? सही होगा, है ना। कहता है कि डायप्टर इज अ यूनिट फॉर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है? डायप्टर होता है। ठीक है, अगला बोलता है प्लेन वेव फ्रंट इज अ पार्ट ऑफ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट का पार्ट होता है प्लेन वेव फ्रंट, यानी कि गोलीय वेव फ्रंट ही एक प्रकार का होता है समतल वेव फ्रंट। कब? जब पॉइंट सोर्स को बीच में रखेंगे तो क्या बनेगा? गोलीय वेव फ्रंट बनेगा, है ना। गोलीय वेव फ्रंट बनेगा, गोलीय तरंगाग्र बनेगा। और जब ये पॉइंट सोर्स को हम लोग इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तब क्या बनेगा? प्लेन बनेगा। तो इसी का पार्ट है, तो स्फेरिकल होगा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। ठीक है, अगला कितना इजी है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्विवेलेंट टू। कहता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना वोल्ट होता है? तो एक और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना था? 1.6 × 10⁻19 वोल्ट, 1.6 × 10⁻19 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या होगा? सही हो जाएगा। देखिए आप एकदम कॉपी में नोट कर लीजिए, नोट ये कर लीजिए कि हम आपको जितना बोले ना ऑब्जेक्टिव, आपका 1 से 2 ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता है खुदान खास्ते, हो ना, हो सकता है बाहर आए, बाकी आपका एकदम 23 को ऑप्शन भी चेंज नहीं आएगा, मैंने ए के जगह ये रहेगा, बी के जगह बी रहेगा, सी के जगह सी रहेगा। ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 1 AMU इज इक्विवेलेंट टू, 1 AMU बराबर कितना होता है? तो 1.66 × 10⁻−27 kg होता है। इस चीज़ को ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। अगला देखिए, ये सब हटा दिया, बुलियन अलजेब्रा वाला, लैंड गेट, ये सब और गेट वगैरह जितना भी था। ठीक है, लेकिन वैसे इसका आंसर सही होगा सी। अगला बोलता है कि सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू। कहता है सेमीकंडक्टर में जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो किसके कारण प्रभावित होता है? तो हमेशा ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन और हॉल्स दोनों के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखना है, ध्यान से देखना है यहाँ पे क्या बोलता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है यूनिट फॉर परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रट लेना है, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट दी अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट पॉइंट इज। तो अलजेब्रिक सम हमेशा जीरो होता है, ठीक है, और ये बताओ कौन सा रूल है, तो यही आपका जंक्शन रूल है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है एक वायर है जिस क्या बोलता है, कहता है वायर कैरीज अ करंट 1 माइक्रो एम्पेयर इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, कहते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉलोइंग पर सेकेंड थ्रू दी वायर इज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इजी है। देखिए क्या बोल रहा है, एक फार्मूला होता है Q बराबर एन ई, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि एक वायर है जिसमें से करंट कितना है आपका 1 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है, और इसमें से बोल रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ना, पर सेकेंड है वो इतना कूलम यहाँ पे जा रहे हैं, इतना कूलम यहाँ पे क्या हो रहा है, जा रहा है। तो कहता है कि इसमें से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि एन का वैल्यू पूछ रहा है। तो एक होता है Q बराबर एन ई, ये वाला आप लोग पढ़ें, और एक होता है आपका Q बराबर आई टी। क्या होता है, Q बराबर आई टी, ठीक है। ये दो फार्मूला कहीं आपको पता है तो आपका आराम से बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैठा दीजिए Q की जगह एन ई और यहाँ पे बैठा दीजिए आई टी, ठीक है, ये हो गया। अब आपको चाहिए एन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है, और इसमें से आई का वैल्यू कितना जा रहा है, यहाँ पे चार्ज कितना है, तो कहता है कि यहाँ पे जो यहाँ पे करंट है वो है 1 माइक्रो एम्पियर। तो थोड़ा अच्छा से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, अच्छा से देखना। देखो Q बराबर क्या होता है सर, तो होता है एन ई, और एक होता है Q बराबर आई टी, ठीक है, ये भी होता है। तो यहाँ Q की जगह आप पुट कर दीजिए आई टी बराबर हो गया आपका एन ई, इस तरह से पुट कर सकते हैं। करंट है यहाँ पे 1 माइक्रो एम्पेयर, 1 माइक्रो एम्पेयर 1 इंटू 10⁻⁻⁶, टाइम है 1 सेकेंड, बराबर एन का वैल्यू चाहिए, और आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे दिया है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। बस अब इसी को सॉल्व करना है, यह गुना में इधर जगह होगा भागा में, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे, टोटल हम ज़्यादा टाइम नहीं, बस बता दिए कॉन्सेप्ट, तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत इजी है, बस खाली कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। कहते हैं व्हेन अ मीटर इज आपका सेंटेड द मेजरिंग रेंज, तो इसका डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है मैग्नेटिक मोमेंट m लाइंग अलोंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b, तो इसका वर्क डन जो होगा वो रोटेटिंग मैग्नेट का 90 डिग्री पर वो क्या होगा, तो हमेशा ध्यान देना वो जीरो होगा, ठीक है। कितना होगा सर, जीरो होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट इज। बहुत आसान है, क्या बोलता है कि जो रेशियो होगा RMS का, तो आप लोग को पता है आई RMS बराबर क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का आई नॉट बाय √2, ये होता है। तो कहता है इसका जो रेशियो होगा किसका, RMS वैल्यू का, और पीक वैल्यू होता है आई नॉट, पीक वैल्यू क्या होता है आई नॉट, इसका रेशियो क्या होगा, तो देखना ऊपर में है आई नॉट बाय √2, नीचे है आई नॉट कुछ नहीं, नीचे तो 1, ठीक है। कलर चेंज कर ले क्या थोड़ा सा, एक कलर नहीं दिख रहा ना बढ़िया से, रेड वाला कैसा रहेगा, देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई नॉट बाय √2 और ये हो गया आई नॉट बाय 1, तो ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो हो जाएगा गुना आई नॉट बाय √2 इंटू हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा तो 1/आई नॉट, ठीक है। तो आई नॉट से आई नॉट कट जाएगा तो बचेगा 1/√2, तो इसका रेशियो आ जाएगा 1/√2, और ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन बोलता है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस का होता है 1/√μ0/ε, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है व्हेन आर रे ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो कहता है इसका क्या चेंज नहीं करता था, हमेशा ध्यान देना, इसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है ना, वेलोसिटी चेंज कर जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज कर जाता है, वेवलेंथ चेंज कर जाता है, लेकिन एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब लाइट रे पास कर रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज, तो ml² t-1 होता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल पार्टिकल्स, कौन फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है, तो न्यूट्रॉन्स तो है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है, अल्फा पार्टिकल्स आपका बेसिक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, ठीक है। 11th का वैसे क्वेश्चन है। अगला देखो कहता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कहता है इन एन एटम इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ। क्या बोलता है कि एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा है, तो किस ऑर्बिट में घूमेगा जिसका इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए, कोणीय संवेग क्या होना चाहिए, तो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2π का, बोहर्स के एटॉमिक मॉडल ने ये कहा था, आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। अगला कहता है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर का क्या होगा,
तो रेजिस्टेंस हमेशा डिक्रीज करेगा, ठीक है। देखो यहाँ सेमी कंडक्टर बोला है तो उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो यहाँ कहीं बोलता आपका सिर्फ कंडक्टर, तो रेजिस्टेंस आपका हमेशा क्या करता, इंक्रीज करता जब टेम्परेचर बढ़ाते। तो एकदम इसको रट के जाना है, क्या करके जाना है, रट के जाना है। दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, सेमी कंडक्टर का भी टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसका डिक्रीज करेगा, लेकिन कहीं कंडक्टर रहता सिर्फ तो इंक्रीज होता है ना। तो बच्चा लोग यहीं मिस्टेक कर देता है ना। तो दोनों हम बताते हैं तो दोनों को समझना है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे आंसर ही गलत लिखा हुआ है, थोड़ा सा इस पर ध्यान नहीं देना। अगला क्वेश्चन बोलता है बुलियन एक्सप्रेशन और गेट, ये तो पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, ध्यान देना यहाँ पे आराम से ध्यान देना थोड़ा सा बच्चा। कहता है रेडियो वेव आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, रेडियो वेव कहाँ रिफ्लेक्टेड होता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका आयनोस्फेयर और आपका स्ट्रेटोस्फेयर दोनों में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जल्दी पूछता है नहीं, लेकिन ये सब PYQ में एक बार इसको पूछा था। अगला क्वेश्चन, कोएक्सियल केबल हैज़ हैंड विथ ऑफ, बैंड विथ है यार, हैंड विथ पढ़ते हैं हम, बैंड विथ उसका कितना होता है, तो हमेशा ध्यान देना 750 हर्ट्ज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा, ठीक है। अगला, यूनिट फॉर इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी इज, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है आपका, न्यूटन पर मीटर होता है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। न्यूटन पर मीटर होता है क्या, बताओ, फोर्स अपॉन लेंथ, नहीं गलत बात है। इसका सही आंसर होना चाहिए यहाँ पे वोल्ट पर मीटर, क्या होना चाहिए सर, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो इसका थोड़ा आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। इसका सही आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, ई बराबर होता है F/Q, है ना। तो न्यूटन पर कुलम होगा इसका, न्यूटन पर कुलम एक होगा, या फिर इसका होगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है, फिर होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर वैसे होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, इसको थोड़ा सा क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। पहले बता दे रहे बाबू, एक बार देख के जाना है इसको, ठीक है। पता है, अब बोलिएगा भैया आपको नहीं पता, आप तो टीचर है बाबू, क्या करें, दिमाग ना तुम लोग के एकदम पूरा काम में। अभी पता है कितना बज रहा है रात को, सो अभी रात को बज रहा है आपका 11:49 हो रहा है ना, फिर भी आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगला देखो, ये वाला क्वेश्चन ईजी है, इसको बस याद कर लेना। कहता है एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखें, तो इसका वर्क डन बोल रहा है 90 डिग्री पर क्या होगा, तो हमेशा ध्यान देना पी होगा ना इसका। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे कहीं टॉर्क पूछता, तो टॉर्क होता है आपका पी साइन थीटा, क्या होता है सर, पी साइन थीटा। तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है सर, बताओ, साइन 90 का वैल्यू 1 ना होता है सर, तो यहाँ पे पी आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला है वर्क, तो वर्क भी एक तरह से टॉर्क ही मानो, लेकिन जनरली यहाँ पे थोड़ा ये लंबा बनेगा, ठीक है, लंबा बनेगा, तो उतना डीप में नहीं जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, ठीक है। अगला देखो, इतना इजी क्वेश्चन कहता है कि 3 कैपेसिटर्स इच कैपेसिटी सी कनेक्टेड इन सीरीज, तो कहता है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। कितना आसान है, 3 वो कैपेसिटर है ना, C1 C2 और C3, और तीनों का बोलता है कैपेसिटी C है, तो तीनों बराबर है एक तरह से, है ना। और इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, तो पैरेलल में आपको पता है कि C1 प्लस पैरेलल है ना, कनेक्टेड इन ओ सीरीज है, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो इसका इक्विवेलेंट कैसा होगा, C इक्विवेलेंट 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो तीनों C है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 1/C, तीनों C है ना, ए भी 1/C, ए भी 1/C, वो ए भी 1/C, तो एक गो, दो गो और तीन गो, तो 3 × 1/C है ना, तो आ जाएगा 3/C। तो C इक्विवेलेंट है यहाँ पे, 1/C इक्विवेलेंट है, तो ये ऊपर जाएगा, तो 3/C बन जाएगा आपका C/3। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला, टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, बोले ना सारा क्वेश्चन पूछा गया, तो टेम्परेचर कहीं इंक्रीज कर रहा है, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो कंडक्टर का क्या करेगा, तो वो भी इंक्रीज करेगा। समझ में आया, दोनों क्वेश्चन पूछा गया PYQ में, तो ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा, सही होगा। अगला देखो, इसको एकदम रट लेना है, 2 सेल है जिसका EMF E1 और E2 है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, और ये कनेक्ट है पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट EMF कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो आराम से एकदम ऑप्शन नंबर ये को सही मारो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा इसमें ना। अगला क्वेश्चन बोलता है एक इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E, उसके मास m है ना, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड E में है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो उसका एक्सेलरेशन होगा E/m। इसको हम बताए थे, आपको पता होगा, है ना, E/m इसका होगा, जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, तब बताए थे इसको हम, तो इसका होगा E/m, एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसको एकदम याद रखना है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे बोलता है इम्पेडेंस ऑफ LR सर्किट इज, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एकदम इसको याद कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है कि इफ़ द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड EMF देन द पावर फैक्टर, तो इसका पावर फैक्टर होगा cos
फाइव। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि जो सेटअप ट्रांसफार्मर होता है, सेटअप ट्रांसफार्मर यानी कि जो स्टेप अप को हम लोग बोलते हैं सेटअप ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स जो होगा वो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल में N1 और N2 है, तो उसका रिलेशन क्या होगा इन चार में। तो देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो जाहिर सी बात है कि N1 में कम होगा और N2 इसका ज़्यादा होगा नंबर ऑफ टर्न्स, तब ना ये स्टेप अप है, यानी कि ये एनर्जी को बढ़ा रहा है एक तरह से। तो N2 यहाँ पे ग्रेटर देन है। ठीक है, तो N1 से, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जो डायरेक्शन होगा, है ना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपगेट कर रहा है तो उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, पैरेलल टू, नहीं पैरेलल टू ई क्रॉस बी होगा ना, पैरेलल टू ई क्रॉस बी, ई क्रॉस बी होगा। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है ना, हमेशा पहले इलेक्ट्रिक फील्ड आता है फिर मैग्नेटिक फील्ड आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे, कहता है जो लेंथ होगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए वो क्या होगा। तो हमेशा ध्यान देना ऑब्जेक्टिव फोकल लेंथ और यहाँ पे आई पीस लेंस का फोकल लेंथ दोनों को जोड़ते हैं ना, तब नॉर्मल एडजस्टमेंट निकलता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही होना चाहिए। ठीक है, गलती से अका को कहीं गलत ऑप्शन बता देंगे तो परेशान नहीं होना। ठीक है, वैसे बताएंगे नहीं, कहीं हो जाए मिस्टेक। कहते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर वेवलेंथ लैम्बडा इज, लैम्बडा के लिए जो एनर्जी ऑफ फोटोन होगा वो क्या होगा, तो होता है आपका HC/λ। क्या होगा, HC/λ, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, है ना। ये सब सारा कुछ हम बता चुके हैं पहले से अपने सारे क्लास में। कहते हैं बीटा पार्टिकल आर फास्ट मूविंग, है ना। बीटा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है एक तरह से, तो वो इलेक्ट्रॉन्स होता है, प्रोटॉन्स होता है, न्यूट्रॉन्स होता है कि फोटॉन्स होता है। तो आपको पता है कि जो बीटा पार्टिकल्स होता है वो एक तरह का इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। कहीं पूछेगा यहीं पे कि अल्फा पार्टिकल्स आपका क्या है, तो अल्फा पार्टिकल्स एक तरह का हीलियम पार्टिकल्स होता है। ये पूछता है कहीं बीटा, तो बीटा इलेक्ट्रॉन्स होता है, और पूछता है एक और गामा, तो गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है। तो तीनों हम सब कुछ बता चुके हैं आपको, है ना। तो बोले ना कि जितना हम बताएं सर उससे एक भी बाहर नहीं आएगा। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में हम 2 सब्जेक्ट पढ़ाए हैं ना आपको, इंग्लिश भी तो पढ़ाए ना, तो इंग्लिश फिजिक्स और केमिस्ट्री में इसमें से एकदम 100% मैच करेगा। 100% बोले तो 100% मैच करेगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, जरा सा आराम से पढ़ लेना है पूरी नोट्स को, और नहीं पढ़ रहे हैं तो इतना पढ़ लेना कम से कम, है ना, पास तो हो ही जाइएगा। कहता है मैंने फॉरवर्ड बेस अप्लाइड पीएन जंक्शन ईट, कहता है कि फॉरवर्ड बेस में जो पीएन जंक्शन होगा उसका बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, राइज, बढ़ेगा, गलत, नहीं। रिड्यूस द मेजोरिटी कैरेज टू जीरो, नहीं ये भी नहीं होगा। हाँ, लोअर द पोटेंशियल बैरियर, नहीं पोटेंशियल बैरियर कम नहीं होता है, डिक्रीज होता है। यहाँ कह रहा था डिक्रीज द पोटेंशियल बैरियर, तो हम लोग सही करते हैं, यहाँ लोअर बोला है तो इसको नहीं, तो एक भी सही आंसर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मारेंगे। हाँ, यहीं पे बोलता कि डिक्रीज करेगा पोटेंशियल बैरियर, तो ये वाला सही होता है। ठीक है, लेकिन डिक्रीज नहीं बोल रहे हैं यहाँ पे। देखो ये सब नैंड गेट ये सब तो पूछेगा नहीं, लेकिन देख लो एक बार, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से आगे क्या कहता है कि इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिंग करंट एंड EMF देन द पावर फैक्टर इज, है ना। तो इसका पावर फैक्टर अभी तो कुछ देर पहले बताया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, cos फाई। ठीक है, और ये वाला तो अभी बता चुके थे ना, फिर से आ गया क्या, चलो फिर से देख लो। कहता है इन सेटअप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन, ये तो बता ही दिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, ये भी बता चुके हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी तो बता चुके हैं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। अगला ये भी तो बता चुके हैं, अरे 2 बार कैसे आ गया रे बाबू। बीटा पार्टिकल्स आर द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होता है व्हेन द फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड इज नॉन ऑफ दिस, ये तो बता चुके हैं। अब आते हैं अगला। ठीक है, ध्यान देना इसको। अगला क्वेश्चन बोलता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है 2 पॉइंट चार्ज का वो 1 माइक्रोकूलम है, तो कहता है कि दोनों को 1 मीटर अपार्ट पर रखें वैक्यूम में, है ना। तो इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को यू से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है K/Q1/Q2/R, ये होता है। ठीक है, Q1 है 1 माइक्रोकूलम, Q2 भी है आपका 1 माइक्रोकूलम, R है आपका 1 मीटर, और K का वैल्यू यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। K का वैल्यू होता है, अब सॉल्व भी कर देते हैं इसको। ठीक है, तो U हमको निकालना है, K का वैल्यू होता है 9 × 10⁻9। ठीक है, Q1 का वैल्यू 1 इंटू माइक्रो का वैल्यू होता है 1.10⁻6 इंटू 1 × 10⁻6, है ना। K/Q1/Q2/R मतलब 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करेंगे, 9 का 9 रखेंगे, इंटू का इंटू रखेंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। 1 से किसी को भागा देंगे तो सेम आएगा ना, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। तो देखो 6 और 6 12, 12 माइनस में है ना सर, तो पावर जोड़ेंगे तो 9 में -12 तो -3 आएगा, तो 10⁻−3, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला है कि 1 kWh यानी 1 kWh बराबर कितना होता है, तो 3.6 × 10⁻6 जूल, एकदम रट लेना है इसको। अगला
बोलता है कि किसी कंडक्टर के जो रिलेशन होता है डेंसिटी, करंट डेंसिटी जे और कंडक्टिविटी आपका क्या है यहाँ पे सिग्मा और यहाँ पे रो है ना, हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई, इसके बीच में रिलेशन होता है जे बराबर आपका सिग्मा ई, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का सही क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जो मैग्नेटिक सस्केपेबिलिटी होता है प्लेटिनम का वो इतना है, तो इसका रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। बोलो सर एग्जाम में आ जाएगा तो इसको छोड़ के आ जाना है, ठीक है, आएगा नहीं यार ये सब, पहले ये सब आता था, टफ रहता था तब, ठीक है। जो बोले ना कि आपका 25 ऑब्जेक्टिव में ना 2 गो रहेगा, 2-3 गो आपका मूड खराब करेगा, लेकिन जो पढ़े होंगे अच्छा से मेरा पूरा पूरी क्लास वो उससे बन जाएगा। लेकिन जो नहीं क्लास पढ़े होंगे खाली सेट वगैरह लगाइएगा तो आराम से, मतलब ये कंफर्म मानिए कि आपका फिजिक्स में 92 नंबर 93 नंबर एकदम कंफर्म है, मतलब इतना, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना ज़्यादा। अगला क्वेश्चन, जो डायमेंशन फार्मूला होता है म्यूचुअल इंडक्शन का वो रट लेना एकदम, इसका होता है mL2T-2A-1, ठीक है। अगला देखो, इसको एकदम याद करना है। कहता है कि इन आपका सीरीज LCR सर्किट है जिसमें L का वैल्यू इतना है, C का वैल्यू इतना है और R का वैल्यू इतना है, तो इसका बोलता है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगा। देखिए सर इसका हम फार्मूला लिखाए हैं, जो अच्छा से मेरे नोट्स देखे होंगे उसको पता होगा। इसका हम फार्मूला लिखाएं कि फ्रीक्वेंसी बराबर, कहीं फ्रीक्वेंसी हमको निकालने बोले तो फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1/2 इंटू 1/√अंडर होता है LC, है ना, होता है सर LC, ये होता है, ठीक है। यहाँ हम लोगों को रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है, ये होता है। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको आराम से सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो इसको यहाँ कहाँ सॉल्व करें, हाँ पहले इसको देखो ऐसे कहाँ सॉल्व कर दें, यहीं सॉल्व कर देते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले इस पर ध्यान देना, ठीक है 1/√अंडर LC, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको अभी छोड़ देते हैं यहीं पे, 1/√अंडर LC, L का वैल्यू कितना 8, C कैपेसिटेंस का वैल्यू 0.5 माइक्रोफेराड है, तो इसको फेराड में भरेंगे। 1.5 को हम लोग लिख सकते हैं आधा को 1/2 इंटू माइक्रोफेराड, माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁶, है ना, होता है माइक्रो का वैल्यू। देखो 2 गुम 2 2 दूनी 4, ठीक है। अब ये रूट में है तो रूट में जब बाहर निकलेगा 4 तो बन जाएगा ये 2 इंटू का इंटू, ये 10⁻⁻6 है, ठीक है, तो बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 10⁻⁻3, क्योंकि 10⁻⁻6 को लिख सकते हैं 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻3, तो रूट का मतलब क्या होता है कि 2 में से एक बाहर निकलेगा, है ना, तो बाहर निकल गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम लोग बैठा देते हैं इसका वैल्यू, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 10⁻⁻3 है और यहाँ है 1/2π, ठीक है। ध्यान देना इसको, ये कटेगा थोड़ा सा, ब्रश नहीं होगा ना, ब्रश होगा, हाँ हो जा रहा है ना, थोड़ा सा रुक जाना, ठीक है। हम थोड़ा सा ब्रश को बड़ा कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं सर, ब्रश को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक। यहाँ पे वैल्यू हम लोग क्या लाए हैं अभी, सो ध्यान देना, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग ये वाला वैल्यू को बैठाएंगे अभी, ठीक है, जो आया है, और वो वाला वैल्यू क्या आया है 2 इंटू 10⁻⁻3, है ना, 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, आया है क्या चीज़ 2 इंटू 10⁻⁻3, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत आसान है। देखिए ये -3 ऊपर में जाएगा +3 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसको अच्छा से यहाँ सॉल्व लेंगे, F बराबर F 1/1, ये 2π का यहाँ पे 2π है ना, इंटू ये हो जाएगा आपका, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻3 और नीचे ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये 10⁻3 है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुने 10, है ना, होता है। तो 10 दहें 100 और 100 दहें कितना हो गया, तो 1 लिख के और 3 शून्य दे दो यहाँ पे, तो कितना हो गया 1000 हो गया ना। तो 1000 को कहीं 2 से भागा देंगे तो कितना बचेगा 500, तो ये पूरा पूरी सॉल्व हो जाएगा 500। फिर काटेंगे 2 से 2 तो आ जाएगा 250, तो ऊपर में आया 250, नीचे आया पाई, इसको सॉल्व कर लेना तो आएगा 250/पाई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला कहता है कि जो मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो रिलेशन होता है वो होता है आपका E0 मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर C इंटू B0, सी मैंने होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। अगला कहता है व्हेन लाइट वेव ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, तब क्या होगा, तो इसका वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ क्या होगा डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगला बोलता है जो मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू इज, कहीं फ्रीक्वेंसी म्यू है तो इसका एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा सर, तो हमेशा ध्यान देना Hμ/c होता है, ठीक है। मोमेंटम के लिए हम सब लिखाए हैं क्वेश्चन,
आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है जी फोटो इलेक्ट्रिक कटअप वोल्टेज जो है एक सर्टेन एक्सपेरिमेंट में वो इतना है, तो कहता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इमिटेड फोटोन इलेक्ट्रॉन का क्या होगा। बहुत आसान है सर, देखिए यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है ना, और हमको यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज दे दिया है 1.5 वोल्ट। आप लोग कट ऑफ वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, और जिसको पता नहीं होगा वो गलत कर देगा, है ना। तो आप लोग को सारा कुछ बताया जा चुका है। तो उसका फॉर्मूला था काइनेटिक एनर्जी बराबर ई इंटू वी नॉट, ये होता है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी हमको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इंटू वी नॉट का वैल्यू 1.5। जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2.4 × 10⁻⁹ जूल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला देखो कितना इजी है, यहाँ पे बोलता है कि आपका एक न्यूक्लियस है, ठीक है। तो देयर आर, तो इसमें बोलता है कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन्स होगा, है ना। कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन्स होगा वो पूछ रहा है, ठीक है। या फिर कितना न्यूट्रॉन्स और कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो कौन सही है इसमें। तो कितना आसान है सर, सब कुछ निकाल लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक कोई एलिमेंट है, नीचे हमेशा रहता है एटॉमिक नंबर, ऊपर में रहता है एटॉमिक मास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ निकाल लेते हैं, क्योंकि प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो सब कुछ निकाल लेते हैं। फिर हम लोग सही आंसर ढूंढेंगे। तो जितना एटॉमिक नंबर रहता है उतना ही प्रोटॉन रहता है, तो प्रोटॉन बराबर 88 और उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इलेक्ट्रॉन बराबर भी कितना हो गया 88, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखा है 138, तो ये तो गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्रोटॉन भी 88 है 88, तो यहाँ भी प्रोटॉन 226 लिखा, दी भी हटा देंगे, ठीक है। अब प्रोटॉन है 88, तो यहाँ भी प्रोटॉन है 88, ठीक है। यहाँ भी है प्रोटॉन 88, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटॉन है 88, ठीक। तो यहाँ पे चलो सही है, न्यूट्रॉन तो निकाला ही नहीं है। यहाँ है प्रोटॉन आपका 138, तो 138 प्रोटॉन तो होगा नहीं, तो ये भी गलत है। तो हम लोग आप लोग का आंसर डायरेक्ट बी मार सकते हैं, ठीक है, आधा सॉल्यूशन करके भी, क्योंकि हम लोग ऑप्शन को टर्मिनेट करके हटा के ऐसा डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी हम लोग सही कर सकते हैं। लेकिन आप एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो जाइए, एलिमेंट आपका ये है, नीचे 88 है, ऊपर में 200 आपका 26 है, 226 है। तो हम लोग जानते हैं जितना एटॉमिक नंबर उतना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इतना निकल गया 88। हमको न्यूट्रॉन्स निकाल लेना है, देख लेना 138 होगा कि नहीं। तो न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है ए माइनस जेड, यानी एटॉमिक मास में हम लोग एटॉमिक नंबर को घटाएंगे। तो 226 में 88 घटाएंगे तो आएगा 138, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर वैसे भी इसका सही आंसर बी ही होगा, ठीक है। अगला देखिए, बोलता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजोरिटी चार्ज कैरीज होता है वो क्या होता है। तो एन टाइप है, एन माने नेगेटिव, माने ज़्यादा किसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। यहीं पे रहता है कहीं पी टाइप, पी टाइप में मेजोरिटी चार्ज जो होता है वो हॉल्स होता है, पॉजिटिव माने पी माने हॉल्स, ठीक है। तो हॉल्स रहता है वहाँ पे, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है। लेकिन यहाँ पे बोला एन, एन माने नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला देखिए, ऐसे ही पूछेगा नहीं, ठीक है, लेकिन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कन्वर्ट मैसेज सिग्नल्स इनटू इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल क्या बोलता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है कि ऑप्टिकल फाइबर, देखो ये इंपॉर्टेंट है, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन देख लो ये पूछ सकता है। ऑप्टिकल फाइबर हैज़ दी बैंड विथ ऑफ, तो कितना होता है, तो 100 GHz होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब ये सब क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि 2 पॉइंट चार्ज है, इतना इतना, कहता है रिपेल कर रहा है एक दूसरे को, तो पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल ही करेगा ना। कितना फोर्स है, तो 10 न्यूटन की फोर्स है। तो कहता है कि कहीं इस पर एडिशनल चार्ज, यानी कि इन दोनों में से हम लोग 6 माइक्रोकूलम इस पर में भी ऐड कर देते हैं और इसमें भी ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा, नया फोर्स क्या होगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर ध्यान देना, ठीक है, समझने का प्रयास करना। पहले यहाँ पे फोर्स इसका क्या होगा, तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है Q1Q2/r², ये होता है। अब आराम से हम सॉल्व करेंगे। हम लोग को पता है कि फर्स्ट कंडीशन में 2 कंडीशन है, एक कंडीशन में एफ है 10 न्यूटन, ध्यान देना, ठीक है। 2 कंडीशन है, एक कंडीशन में एफ बराबर है 10 न्यूटन, के ही रहेगा। Q1 3 माइक्रोकूलम में, तो अभी यहाँ पे चेंज नहीं करते हैं। और यहाँ होगा आपका 4, 3 × 4 ही होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं कि Q1Q2/r² हमको नहीं पता है, ये होगा पहला कंडीशन में। दूसरा कंडीशन में हम लोग कर क्या रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना। इस कंडीशन में कहीं यहाँ पे हम लोग फोर्स देखें तो कितना आ रहा है सर, 10 न्यूटन आ रहा है। कितना आ रहा है सर, 10 न्यूटन आ रहा है। बस खाली देख रहना, ठीक है। इसको क्या हम लोग देखना चाहेंगे तो आएगा आपका 10 बराबर के, है ना, 12 के एक तरह से आ जाएगा, r² यहाँ पे इस तरह से आएगा ना। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो 6 माइक्रोकूलम, वो भी माइनस चार्ज, देखो -6 माइक्रोकूलम ऐड कर रहे हैं। तो -6 कहीं यहाँ पे हम लोग 3 में ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपका -6 कहीं ऐड कर रहे हैं तो आएगा -3, और यहाँ पे आ जाएगा आपका -2,
है ना जगह 6 इसमें ऐड -6 ऐड कर देंगे तो अब हम लोग नया कहीं इधर देखेंगे, नया फोर्स कहीं हम लोग देखना चाहेंगे इधर, तो आएगा आपका के Q1 Q2, है ना Q1 Q2, तो आएगा 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा आपका -6 और अपॉन सेम का यहाँ पे R² का R² रेट आएगा। देखो ये है आपका 12 के और ये है आपका 6 के, है ना, तो ये कितना हो गया, कितना हो गया इसका फोर्स, तो फोर्स देखा जाएगा तो इसका हो जाएगा एक तरह से आधा हो जाएगा। लेकिन फिर भाई भैया नहीं समझ में आया भैया, इस तरह से सॉल्व नहीं कीजिए भैया, एकदम पूरा पूरी एकदम तरीका से बताइए ना भैया कि कैसे आएगा भैया। तो चलो अच्छा तरीका से ही बताते हैं। पहले समझो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम लोग को जानते हैं कि एफ बराबर होता है के Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, आराम से सुनना है, समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत बता देते हैं। ठीक है, एफ बराबर के Q1 Q2 बाय R², ये होता है, आपको ध्यान देना है। हम लोग को एफ का वैल्यू पता है 10 न्यूटन, ठीक है, पता है 10 न्यूटन है, ठीक है, बराबर का बराबर है, ठीक। के तो कांस्टेंट है, Q1 का वैल्यू अब यहाँ पे माइक्रो कूलम को मान लेते हैं, कूलम ही है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो में हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, तब पर भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो 3 है और 4 है, तो 4 3 12 हो जाएगा, K1 Q2 है ना, और R² का यहाँ पे R² है। ठीक है, हम लोग R इधर ले जाते हैं तो ये इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा R² बराबर 12K/10, ये आ जाएगा पहला कंडीशन में। दूसरा कंडीशन में देखो, दूसरे कंडीशन में यहाँ पे हम लोग को फोर्स नहीं पता है, ठीक है, बराबर हो जाएगा कि Q1 चार्ज -6 कहीं ऐड करेंगे -3 में, तो आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा -2, तो 3 दूनी 6, तो माइनस आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय R² का R²। आर को इधर ले जाएंगे, एफ इधर आ जाएगा। ठीक है, तो R² का R² बराबर आ जाएगा आपका -6K बाय आपका एफ। लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस नहीं भी लेंगे चलेगा, क्योंकि साइन दिखाता है कि सिर्फ चार्ज कैसा है, कि अट्रैक्शन हो रहा है कि रिपल्सन हो रहा है, वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी R² है, यहाँ भी R² है, क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है ना, तो दोनों इक्वेशन को हम लोग कर देंगे बराबर। तो 12K/10 और यहाँ पे आपका 6K/f है। ठीक है, ध्यान देना 12K/10 और 6K/f, तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे 12K/10 और 6K/f है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट बराबर कर देते हैं यहीं से। ठीक है, तो यहाँ है 6K, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 2 यहाँ पे बचा। ठीक है, 2 बचा और यहाँ पे बचा 1। ठीक है, दोनों बराबर है। यहाँ है 2/10, तो आएगा 2 एकम 2, 2 पचे 10, तो इधर आया आपका 1/5 और इधर आया आपका 1/f, तो एफ बराबर हो जाएगा फाइनली 5। तो फोर्स नया आएगा वो 5 न्यूटन आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कहता है 2 कॉपर वायर है जिसका लेंथ L है और एक का लेंथ 2L है, रेडियस R है और एक का रेडियस 2R है, तो इसका रेशियो क्या होगा, डायरेक्ट ध्यान देना 1:2 होगा। क्या होगा 1:2। बोले सर कैसे, देखो क्या बोल रहा है यार, 2 कॉपर वायर है, एक का लेंथ मान लो L है और एक का लेंथ 2L है। देखो यहाँ पे 2L है, सपोज करो इसका रेडियस मान लो R है, तो इसका रेडियस मान लो R है, इसका रेडियस कहीं 2R है, तो इससे 2 गुना है ना, तो यहाँ पे इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो भी होगा 1:2 होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही होगा, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है इसमें। अगला देखो, ये वाला हम दोनों क्वेश्चन आपको कराए हैं। कहता है कि यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको कट करते हैं n इक्वल पार्ट में। देखो एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, इसको हम लोग n पार्ट में काटते हैं, पता नहीं कितना पार्ट में काटते हैं, ठीक है ना, और इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग पैरेलल में, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो इसका एकदम डायरेक्ट हम आपको फॉर्मूला बताए थे, इसका फॉर्मूला होता है R/n²। कहीं इसको हम लोग यहाँ पे सीरीज में करते हैं तो उसका भी बताएं, उसका होता है NR। ठीक है, तो सबका एकदम बता चुके हैं आपको, एक भी बार नहीं आएगा सर उससे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक प्रोटॉन इंटर करता है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 5 टेस्ला है, जिसका वेलोसिटी इतना है, राइट एंगल के साथ, ठीक है, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 दी, तो इसका मैग्नेटिक फोर्स जो होगा प्रोटॉन पर कितना लगेगा, तो डायरेक्ट इसका आंसर अब याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये सब न्यूमेरिकल हम लोग सब करा चुके हैं आपको, अभी डायरेक्ट आंसर आपको देख लेना है। और भैया नहीं हमको समझाइए, ठीक है, तो 1 नंबर नहीं आएगा तो क्या बिगड़ जाएगा आपको, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। कहते द फेस डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन AC सर्किट कंटेनिंग इंडक्शन ओनली। देखो यहाँ पे क्या बोलता है, कंडक्टर इंडक्टेंस ओनली, है ना, यानी कि होता है LCR सर्किट, LCR सर्किट होता है ना, L मतलब यहाँ पे क्या होता है आपका, ये होता है आपका इंडक्टेंस कैपेसिटेंस, और ये होता है आपका रिएक्टेंस। तो L सर्किट में कहता है, L सर्किट में जो यहाँ पे फेस डिफरेंस होता है वो क्या होता है, तो वो 90 डिग्री होता है। सुना रहे कुछ, ऑप्शन नंबर ये सही होगा। अगला देखिए, यहाँ पे बोलता है कि VG VX और VM, माने कि ये वेलोसिटी है माइक्रोवेव का, वेलोसिटी है एक्सरे का, वेलोसिटी है आपका गामा रे का। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखा है, गामा रे का स्पीड है, एक्सरे का स्पीड है VX और माइक्रोवेव का स्पीड है यहाँ पे VM। तो यहाँ पे जो वैक्यूम में है ना, इसका जो सीक्वेंस होगा, है ना, स्पीड का, वो क्या हो जाएगा, है ना। तो हमेशा ध्यान देना, सबसे ज़्यादा स्पीड होगा आपका गामा रे का, फिर एक्सरे का, फिर माइक्रोवेव का।
ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि ऑन ऑन विच प्रिंसिपल डज ऑप्टिकल फाइबर एक्ट। ऑप्टिकल फाइबर हमेशा ये टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पर काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला बोलता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फोकल लेंथ जो होगा वो टू लेंस का इतना और इतना है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट क्या होगा। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, दोनों का फोकल लेंथ ऐड होता है, तो 0.3 में 0.05 ऐड करेंगे तो आएगा 0.35। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला बोलता है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना सो डैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो ये आपका कौन बताता है कि लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, तो ये पोलराइजेशन ऑफ लाइट बताता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ये आंसर पर ध्यान नहीं देना। अगला बोलता है कि इन अ फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इन बोथ द इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी, कहता है कि जो इंसिडेंट लाइट का होगा वो डबल कर दिया जाता है, तो यहाँ पे जो सेचुरेशन होगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट का वो क्या होगा, तो वो भी डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोगों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है विच स्पेक्ट्रल सीरीज हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लाइज इन विजिबल रीजन। तो बारमल सीरीज जो आता है वो विजिबल रीजन में आता है, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही होगा। अगला कहता है इफ द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अब 2-3 साल से इसको पूछ रहा है। कहता है जो रेडियस है किसका, तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट का वो दे दिया है आपको वैल्यू में, तो इसका सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस, तो इसका हमेशा ध्यान देना कि जो रेडियस निकालने का फॉर्मूला होता है एन ऑर्बिट का, है ना, किसी भी ऑर्बिट का, वो फॉर्मूला होता है आपका एन स्क्वायर इंटू R1। बोल सर नहीं समझ में आया, देखो हम लोग को फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है, तो यहाँ पे R1 हो जाएगा और यहाँ एन का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। ठीक है, और R1 मतलब होता है यहाँ पे कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस आपको पता होना चाहिए, तभी आप किसी दूसरे ऑर्बिट का रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए क्या चीज़, हमको चाहिए सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस, माने कि हमको चाहिए N2। तो यहाँ पे एन स्क्वायर है तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर इन 2 हमको R1 का वैल्यू पता होना चाहिए, यानी कि पहला ऑर्बिट का रेडियस पता होना चाहिए, और वो हमको देखो यहाँ पे दिया है 5.3 इंटू 10⁻⁻11। बस सॉल्व कर दो इसको। देखो ये थोड़ा सा आसान है क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा आपको लोग परेशान करेगा। कैसे, 2 दूनी 4 इंटू 5.3 इंटू 10⁻⁻11, इसको गुना करोगे तो 4 तिया 12 का आएगा आपका 2। ठीक है, इधर लिखते हैं थोड़ा सा इसको, 4 तिया 12 का आएगा 2, बचेगा 1, 5 चौके 20 और एक आएगा 21, तो आएगा 21। एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो आएगा 21.2 और इंटू 10⁻⁻11। अब देखो एक पॉइंट हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे तो आएगा 2.12 और ये हो जाएगा 10⁻−10, एक पावर घट जाएगा, और 10⁻−10 को ही हम लोग एंगस्ट्रॉन्ग बोलते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम आपका पेनेट्रेटिंग पावर। तो इस पे सही आंसर जो यहाँ पे हो जाने वाला आपका हो जाएगा गामा रे। ठीक है, अगला बोलता है व्हेन इंडियम इज डॉप्ड इन सिलिकॉन, कहता है जहाँ पे सिलिकॉन में हम लोग इंडियम को मिलाते हैं। ठीक है, किसको मिलाते हैं, इंडियम को मिलाते हैं, तो कौन सा मटेरियल बनेगा। तो देखो यहाँ पे इंडियम है, तो आप लोग को हम 2 ट्री बताया है ना, एक बताया हम लोग बैंगन आलू गाजर इन थैला, है ना, तो ये आता है इन में, थैला में आता है, बैंगन वाला में आता है, तो बैंगन मैंने खाने वाला चीज़, और ये पॉजिटिव चीज़ होता है, तो आएगा पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, आंसर पर ध्यान नहीं देना, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या होगा, सही। कहता है कि फोटो डायोड फंक्शन इन, तो फोटो डायोड फंक्शन करता है आपका रिवर्स बेस में कंडीशन में, हमेशा ध्यान देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, कहता है कि आप पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज़, तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होता है, इलेक्ट्रॉन को कमी को हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस 16 एम है, इसको कट करते हैं 4 इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन फिर करते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कितना आसान है। एक यूनिफॉर्म वायर है, इसका टोटल रेजिस्टेंस है आपका 16 ओम, 4 भाग में काटेंगे तो सब भाग का कितना आएगा, 4 ओम 4 ओम 4 ओम, सबका 4-4 ओम आएगा ना। इसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ये होगा ना, तो जोड़ेंगे तो एक 1/4, 2 गो 3 गो 4 गो, तो आएगा यहाँ पे 4 इंटू 1/4, ये ना आएगा सर, 4 से 4 कट गया, है ना, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला बोलता है किर्चॉफ्स का पॉइंट रूल, किर्चॉफ्स का पॉइंट रूल मतलब कि किर्चॉफ्स का फर्स्ट रूल जो होता है, किर्चॉफ्स का जंक्शन का फर्स्ट रूल, जिसको जंक्शन रूल बोलते हैं, फर्स्ट रूल बोल दिए, तो किर्चॉफ्स का फर्स्ट रूल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट रूल, है ना, और वो किस पर आधारित होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। देखो 2-3 बार पूछ दिया ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला बोलता है दो लॉन्ग आपका पैरेलल वायर है, दोनों
पर करंट है 1 एम्पियर सेम डायरेक्शन में 1 मीटर अपार्ट पर रखते हैं, तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा। देखो यहाँ पे फोर्स अपन पर लेंथ का यहाँ पे फॉर्मूला जो हम लोग को ध्यान में रखना है, इसका फॉर्मूला ही होता है आपका कि μ0 I1 I2/2 पाई स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर बैठाएंगे तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बोलता है दी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन आपका सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, यानी कि आर सर्किट का फेज डिफरेंस बोल रहा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है, अगला देखिए कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय, तो कहीं डिफ्लेक्ट नहीं होता है इलेक्ट्रो वेव, तो नन ऑफ दिस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला बोलता है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर एंड ग्लास इज इतना एंड इतना, कहने का मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का इतना दे दिया है और फिर ग्लास का दिया है इतना, तो कहता है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज, तो ग्लास का कितना है, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पे 3/2, कितना है 3/2, और बोलता है कि इसके रिस्पेक्ट में वाटर का कितना होगा, तो वाटर का है 4/3, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4/3, ये गुना वाला ऊपर, ये भागा वाला ऊपर में जाएगा तो हो जाएगा गुना और पलट जाएगा, तो 4/3 पलट के हो जाएगा यहाँ पे 3/4, तो 3 3 9 और 4 दूनी 8, तो 9/8 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला बोलता है कि इफ दी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो इतना है और एस्ट्रोनॉमिकल का फोकल लेंथ इतना है, तो कहता है इसका मैग्नीफिकेशन जो होगा वो टेलीस्कोप का नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए वो कितना हो जाएगा, है ना। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए यहाँ पे हमको बोल रहा है कि मैग्नीफिकेशन तो घट जाएगा, तो 25 में 20 घटेगा 5, ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे सही होगा। अगला बोलता है जो हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट होता है वो किस चीज़ को नहीं बता पाया, तो हाइजेंस का वेव थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में नहीं बता पाया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला द मोमेंटम ऑफ फोटोन फॉर फ्रीक्वेंसी म्यू इज, तो म्यूज के लिए यहाँ पे सही आंसर होगा h/c, है ना, मोमेंटम बोल रहा है ना, मोमेंटम जो होगा फोटो इलेक्ट्रॉन का, तो इसको तो 3-4 बार पूछा जा चुका है ये h/c, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला द रेडियस ऑफ द बोर्स ऑर्बिट इज आर, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, तो कहता है रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट का क्या होगा। देखो फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कहीं आर है, तो सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस, तो फॉर्मूला क्या होता है रेडियस निकालने का, RN बराबर n² इंटू R1, मतलब कि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस। ठीक है, तो हमको RN चाहिए, मतलब किस ऑर्बिट का चाहिए, तो सेकेंड ऑर्बिट का, तो RN का वैल्यू यहाँ हो जाएगा R2 हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया इंटू R1 का वैल्यू कितना दिया है, तो R1 का वैल्यू ही RA दिया है, तो R, इसको सॉल्व करो, R2 बराबर सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस 2 का स्क्वायर 4 और R का R, तो 4R आ गया, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा बी। ठीक है, कितना आसान है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है जो न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द ऑर्डर इज, कुछ सिंपल है, बोलता है कि जो न्यूक्लियर रेडियस होगा, कुल मिला के कोई ऑर्बिट है उसके न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है सर वो कितना होता है, तो होता है 10⁻⁻15 मीटर, ये ना होता है न्यूक्लियर रेडियस ऑफ द ऑर्डर ऑफ, है ना, हाँ तो वही है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 10⁻⁵ न्यूक्लियर रेडियस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। देखो यहाँ पे न्यूक्लियर रेडियस, न्यूक्लियस मतलब होता है आपका नाभिक, है ना, यहाँ बोलता है एटॉमिक रेडियस, है ना, कोई एटम का जो रेडियस होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान देना, जो यहाँ पे न्यूक्लियर का रेडियस होता है वो होता है 10⁻⁻5, यहाँ पे कहीं बोलता है एटम का रेडियस तो होता है 10⁻⁻10, है ना, इस चीज़ को ध्यान देना, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। अगला बोलता है कि जब हम लोग नाइट्रोजन और कार्बन को हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे पर बम्बार्ड कराते हैं, ठीक है, तो कौन सा पार्टिकल्स निकलेगा, तो आपका ड्यूट्रॉन पार्टिकल्स आपका निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। ठीक है, इसको याद कर लेना। अगला बोलता है इफ दी फॉरबिडन एनर्जी गैप ऑफ अ सब्सटेंस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कहता है कि सब्सटेंस क्या होगा, तो आपको पता है कि हम आपको लिखाए हैं कि कहीं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, कहीं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कहीं एनर्जी गैप कम रहता है तो आपका कहलाता है सेमीकंडक्टर, कहीं 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा रहता है एनर्जी गैप तो वो कहलाता है आपका इंसुलेटर, है ना, और कहीं एनर्जी गैप 0 रहता है ना, तो वो क्या कहलाता है कंडक्टर। समझ में आ रहा है कुछ, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है तो ये होगा आपका क्या चीज़, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है क्या, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम है ना, तो ये कहलाएगा आपका सेमीकंडक्टर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हम लोग का सही होगा। यहाँ पे कहीं रहता 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तब पर भी आपका सेमीकंडक्टर, हाँ यहाँ पे रहता 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अब आपका हो जाता है इंसुलेटर, तो एकदम ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर 20 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान देना है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 चार्ज स्फेयर है जो उसको सेपरेट कर रहे हैं हम लोग डी डिस्टेंस से, एफ फोर्स लग रहा है, ठीक है, कहता है कि चार्ज कहीं हम लोग डबल कर दे रहे हैं और डिस्टेंस भी हम लोग डबल कर दे रहे हैं, तो फोर्स इसका क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा ध्यान देना, देखो
वैसे फोर्स एफ ही रहेगा, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है, क्यों, देखिए अब समझिए। यहाँ पे बोलता है कि पहले इसका डी समझो, यहाँ पे कहता है कि दो चार्ज हैं, तो दो चार्ज पर फोर्स लगता है तो होता है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है ना। फिर बोल रहा है कि हम लोग इसका चार्ज को डबल कर दे रहे हैं, तो दो यहाँ दो यहाँ, तो दो दूनी चार हो जाएगा। इसके यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्टेंस को भी डबल कर दे रहे हैं, तो दो का स्क्वायर यहाँ भी चार हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, तो दोनों सेम आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, है ना। ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोलता है, इफ अ चार्ज ऑन अ बॉडी इज 100 Nc, तो कहते हैं हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी। कितना सिंपल है, एक फॉर्मूला होता है आपका Q बराबर Ne। तो यहाँ पे चार्ज हम लोग को दिया है 100 Nc, नैनो कूलम का वैल्यू होता है 10⁻⁻⁹। एन मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। ई मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एन हमको निकालना है, ये गुना में, इधर जगह भागा में, तो इसको जब भागा में देकर सॉल्व करेंगे तो इसका फाइनली आंसर जो आएगा वो आपका 6.25 × 10⁻11 आना चाहिए। ठीक है, सॉल्व करके देख लेना है इसको। अगला बोलता है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट इसमें से क्या है, तो न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अगला कहता है व्हेन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। कहता है कि कहीं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इस पर टॉर्क लगेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला बोलता है एक चार्ज क्यू है जो इनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस से जिसका रेडियस आर है, तो कहता है कि रेडियस को हम लोग बढ़ा देते हैं तो आउटवर्ड जिसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो कोई चेंज नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला कहता है एक गॉसियन सरफेस है जो इनक्लोज्ड है इलेक्ट्रिक डायपोल विथ इट, तो टोटल फ्लक्स अक्रॉस दिस स्फीयर होगा वो क्या होगा, तो वो जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही होगा। अगला रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा, तो इसको आपको बताएं। ई बराबर होता है -dV/dr, dr को dx भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ये डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है शॉर्ट डायपोल एट अ पॉइंट ऑफ एक्सियल लाइन का। कहने का मतलब आपका एक्सियल का वैल्यू है E और इक्वेटोरियल है आपका E, तो दोनों में रिलेशन हो जाएगा आपका E बराबर 2E। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही होगा। अगला कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड। तो कैपेसिटेंस जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, तो देखिए यहाँ पे इसका ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों सेम है। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे एक आंसर यहाँ पे दूसरा आना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पे तब सही होता है। वैसे ये तीनों पर डिपेंड करता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। बोल भैया कैसे, तो आप लोग पढ़े होंगे कैपेसिटी जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वो C बराबर होता है ये ε0/d। तो एरिया पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर तो डिपेंड करेगा ही, और मीडियम पर भी डिपेंड करता है क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम आता है ना तो इसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन कहता है कि इसका आंसर मतलब कि देना ही नहीं आपको, गलत है तो ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दो सेम है। ठीक है, इसलिए ठीक। अगला क्वेश्चन बोलता है कि इफ अ डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटी। देखो क्या बोल रहा है कि हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक हम लोग डाइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं, माने कोई मीडियम डाल रहे हैं, तो उतना टाइम इंक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला, ओ पहला नहीं, पहला ही इंक्रीज दूसरा में है ना, दूसरा सही होगा। ठीक है, अगला कहता है जो एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम बिटवीन टू प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है वो कितना होता है, तो 1/2 ε0 × E²। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन डायमेंशन फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, तो हो जाएगा mL²T-3A-1। एकदम रट लेना इसको। ओम्स लॉ वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर इज कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना, PDF अच्छा से नहीं आया। कहता है व्हेन इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट, कहता है देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इट इज नल मेथड। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका है, कहता है कि वेरी विथ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर रिलेशन। तो इसका सेंस हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होगा वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगला किर्चॉफ्स लूप रूल इज बेस्ड ऑन दी कंजर्वेशन ऑफ। लूप रूल कंजर्वेशन ऑफ किस पर बेस्ड होता है, तो लूप रूल जो होता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। अगला कहता है, अगला ध्यान देना क्या कहता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, क्या बोलता है, कहता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 रेजिस्टेंस क्या होगा, तो द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस सेम, है ना, सीरीज में करंट सब में सेम जाता है। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला बोलता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
एन सेल, देखो आ गया ना, वहाँ था सीरीज वाला, यहाँ है एन सेल को हम लोग पैरेलल में कहीं कनेक्ट करते हैं तो क्या होगा, तो इसका सेंसर होगा मोर इलेक्ट्रिक करंट, करंट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, कहता है कि दी रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय आपका मैग्नीन क्या होगा, तो नियरली इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर पर, तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला बोलता है 6.4 एम्पेयर करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर से, तो कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितना पार होगा। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि करंट कितना जा रहा है, तो 6.4, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको पूछ रहा है। देखो कैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्यू बराबर होता है एन ई, और हम लोग जानते हैं क्यू बराबर होता है आई टी, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को चाहिए आपका आई टी वाला। ठीक है, ध्यान देना, आई बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्यू बाई टी, ये हो जाएगा ना, क्यू बराबर आई टी होता है तो हम लोग जानते हैं कि क्यू बराबर होता है आपका एन ई, क्यू बराबर, और यहाँ टी का टी बस बैठा दो, आई का वैल्यू है 6.4 एम्पियर, यहाँ पे बैठा देना है। एन हमको चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये बैठा देना है, और टाइम यहाँ पे देखो दे दिया है 1 सेकेंड, तो एक बैठा देना है। पूरी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 4 इंटू 10⁻19 कूलम। ये सब सारा हम करा चुके हैं ना, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है परपेंडिकुलर टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहता है जो पाथ होगा इलेक्ट्रॉन का वो क्या होगा, तो वो सर्कुलर होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला मैग्नेटिक फील्ड बी है, सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर है, तो क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका बी जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर का। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला कहता है मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस कर रहा है नो फोर्स व्हाइल मूविंग थ्रू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो कहता है इफ चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कहीं चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तब उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू जो आपका टोरॉइड सोलिनॉइड होगा ना, टोरॉइडल सोलिनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑन, तो रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगला बोलता है ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, और वेबर पर मीटर स्क्वायर। कहता है टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन व्हील, तो सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा तो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, पहला। अगला बोलता है कि अ करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कहता है कि द टॉर्क एक्टिंग ऑन डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो टॉर्क किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, एरिया ऑफ लूप इस पर तो डिपेंड करता है, इस पर भी, तो नन ऑफ दिस का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला बोलता है एम्पियर सर्किटल लॉ इसमें से कौन है, तो आपका बी डी एल बराबर म्यू नॉट अपॉन आई, यही ना एम्पियर सर्किटल लॉ, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ आर क्या होता है, तो 3 आपका क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द अर्थ, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे तीसरा हम लोग का सही होना चाहिए। अगला द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी प्लेस टू प्लेस क्या होता है, तो बदलते रहता है। ठीक है, अगला बोलता है द एंगल ऑफ डिप एट द पोल एंड इक्वेटर आर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पोल और इक्वेटर पर कितना होता है, तो पोल पर होता है 90 डिग्री और इक्वेटर पर होता है 0 डिग्री, है तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, है ना, ऐसा नहीं कि ऑप्शन 2 मार दो, ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जो रोल होगा, ध्यान देना, द रोल ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्विवेलेंट टू, तो इनर्शिया। ठीक है, इसका सही आंसर होगा 4। अगला बोलता है लेंज लॉ इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अगला कहता है कि इफ द गिवन फिगर करंट ए टू बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इंक्रीज कर रहा है, तो कहता है जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप इज, तो क्लॉकवाइज होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, बोल सर क्यों सही है, उतना दिमाग नहीं लगाना, लास्ट क्वेश्चन है। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी, है ना, सेल्फ इंडक्टेंस मैंने इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन दोनों का हेनरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका तकरीबन यहाँ पे हम लोग 120 क्वेश्चन देखे होंगे, 120 प्लस क्वेश्चन है। ठीक है, इसको पूरा एकदम रट लेना है और एक और 100 क्वेश्चन का रट लेना है। ठीक है, और बस प्रयास करेगा करना है कि 2 साल का PYQ कर ले 2023, तो हम करा देंगे उसको, 2023 का PYQ और 2024 का PYQ कर लेना आपको। ठीक है, इतना कर लीजिएगा, उसके बाद आराम से आपका 90 प्लस फिक्सेबल। भैया क्या क्या करना है एक बार और बता दीजिए। तो ये वाला 100 क्वेश्चन वाला वीडियो लगभग 120-30 क्वेश्चन जो भी है, एक और 100 क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर चुके हैं, कहाँ मिलेगा, चैनल के प्ले लिस्ट में, 2 हो गया। और क्या करना है, तो 5 सेट हम दिए हैं, उसका MCQ कर लेना आपको 5 सेट का, तो उसमें भी मान लो 100 MCQ है तो 300 MCQ कर लेना, उसी में से आपका कंफर्म है 25 में से एकदम 23-24 को एकदम हूबहू ऑप्शन के साथ आएगा। ठीक है, इतना कर लेना आपको। ठीक, और इसके अलावे आप लोगों को करना है 2 साल का 23 और 24 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो हम करा देंगे, अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा कुछ देर के बाद। ठीक है, कुछ देर के बाद या फिर कल सुबह। ठीक है,
तो इतना कर लेना है आपको। उसके बाद आराम से आपका ऑब्जेक्टिव सारा सेव हो जाएगा और सब्जेक्टिव भी उसी के अंदर आएगा। हमारा गैस पेपर पढ़ लेना पूरा पूरी, और यहाँ पे 2-3 साल का PYQ हो जाएगा। सो ठीक है, सब्जेक्टिव इससे बाहर नहीं आएगा। बाकी हम 3 नंबर 1 नंबर का तो वीडियो अपलोड कर ही चुके हैं। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में बेहतरीन वीडियो के साथ।